आप सभी लोगों ने आज जो मॉडल पेपर दिया है बेटा, इस पेपर का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और पेपर ज़रूर दीजिए बच्चों, जिससे आप लोगों को पता चलता है कि कितनी तैयारी है। तो ये आप लोगों का फर्स्ट मॉडल था, नीट मॉडल पेपर। तो बेटा इसमें आगे बढ़ने से पहले सिंह सर का एक सपना, अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसी मिशन के तहत हम लोग लगे हुए हैं। क्वेश्चन 1 आपके पेपर का जो आया है सेक्शन ए का, उसमें रेडियस ऑफ स्फेयर इज मेजर टू बी 5। इन्होंने जो रेडियस दिया है बेटा, आर की वैल्यू 5 ± -0.75 सेंटीमीटर। सपोज द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम एक्स, तो एक्स निकालना है, यानी कि आपको परसेंटेज एरर बेटा वॉल्यूम में फाइंड करनी है। तो इसका बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने एरर मेथड से जाइए और वॉल्यूम को फाइंड करिए। वॉल्यूम होता है स्फेयर में πr3, और बेटा आपको मालूम है कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3। आप परसेंटेज एरर मेथड से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आराम से आप इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे। सीधे सीधे बेटा हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर कितनी है, 0.75 डिवाइडेड बाई 5 इंटू आ जाएगा 100। बेटा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे 75, 25, और बेटा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पर वैल्यू हमारी आ रही है 45%। तो बेटा 45% सॉल्व करने पर परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम आ जाती है। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड वाला आंसर सही। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा काम है कि परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना है। परपेंडिकुलर निकालने के लिए सभी को डॉट निकाल दो। जैसे इस वेक्टर का डॉट इसके साथ निकालेंगे ना, तो i डॉट i हो जाएगा 1, 5 3 जा 15 साइन थीटा कॉस थीटा, तो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा 15 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 5 3 जा 15 और j डॉट j 1, तो 15 साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा ये आ जाएगा हमारा 0। इसका मतलब ये आ सकता है, आंसर आ सकता है। इसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम इससे फाइंड करेंगे तो शायद नहीं आएगा, आएगा क्योंकि 3 नीचे है और 5 नीचे है, 3 से 3 कट जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, आई कैप 1 हो जाएगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं आ सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा वाला आ गया बेटा, 4th वाला आंसर आ गया। तो डॉट प्रोडक्ट चेक करिए भाई, डॉट प्रोडक्ट चेक करिए, ठीक है। आइए, स्टूडेंट मेजर्ड अ लेंथ ऑफ द रॉड वे एंड रोट, किसने क्या लिखा है, 3.55। आप कहते हैं विच ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर। यार यहां पर दशमलव के 2 अंक तक जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां वर्नियर कैलिपर से ही यूज किया गया है। डेफिनेटली हम लोगों ने यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स यूज किया है। और बेटा वर्नियर कैलिपर्स में जब हम निकालते हैं लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालने में 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू का अंतर निकालते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1 - 9/10 लिखा है। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितनी वैल्यू आ रही है, फटाफट देखिए। तो ये आ जाएगा मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है, मेन स्केल डिवीजन की कितनी वैल्यू है, मेन स्केल डिवीजन है 10 डिवीजन, 10 डिवीजन है इन 1 सेंटीमीटर, 10 डिवीजन दिए गए हैं 1 सेंटीमीटर। तो बेटा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 आ जाएगा। यानी डेसिमल के बेटा डेसिमल के 2 डिजिट तक मेजर करना है। वैसे भी इसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप केवल देखिएगा तो साफ साफ आपको यहीं पर मिलेगा। स्क्रू गॉज आंसर है नहीं, मीटर है नहीं, वर्नियर कैलिपर्स, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। आप 3.5 मीटर स्केल से नाप ही नहीं पाओगे 5 आपको कैसे, दशमलव के 2 अंक तक, और ये होता है 3 तक स्क्रू गॉज, तो सीधे सीधे वर्नियर आंसर आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ एक बात है, लीस्ट काउंट निकालना इसलिए पड़ेगा क्योंकि हमें यहाँ एक ऑप्शन नन का दिया गया है, तो ये बात थोड़ी सी यहाँ पर समझ में आ जाएगी।
तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी, तो कर लेंगे। 1 मेन स्केल डिवीजन 1 माइनस 9/10 और मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, तो आप इससे सॉल्व करके निकालेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो बेटा इसका सेकेंड वाला आंसर सही है। द मॉडुलस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट जानते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर का क्रॉस ले लेंगे तो वेक्टर प्रोडक्ट हुआ, मॉड ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, मॉड मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा ए बी साइन थीटा एन कैप, और एन कैप हो जाएगा हमारा 1 क्योंकि वो मॉड ले लिया गया है, √3 टाइम्स ऑफ द स्केलर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट इनका जो हो जाएगा वो ए बी कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा। तो हमें मालूम है ये बेटा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इज √3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी, यही तो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड डॉट प्रोडक्ट के डॉट प्रोडक्ट से √3 टाइम्स है, यहाँ पर आ जाएगा ए बी साइन थीटा, यहाँ पर आ जाएगा √3 ए बी कॉस थीटा। बेटा ए बी कैंसिल हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा बोलेंगे, और ये आ जाएगा थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। तो हमें मालूम है यहाँ पर जो दो वेक्टर के बीच का एंगल आएगा 60 डिग्री का मतलब जब इसको π/180 से मल्टीप्लाई करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा π/3। तो करेक्ट आंसर बेटा इसका फोर्थ वाला हो जाएगा। बेटा ऐसा क्वेश्चन करने के पहले इस बात का ध्यान देना है हम लोगों को कि कभी भी अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी वैल्यू ज़रूर मिलेगी √3 टाइम्स वगैरह, तो इसका शॉर्टकट तरीका होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट, आपको दिया जाता है ना वेक्टर प्रोडक्ट का मॉड और स्केलर प्रोडक्ट को कितने गुना कर दे, है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू जितने गुना, यानी टेन थीटा इक्वल टू अगर 1/√3 टाइम्स है तो वो आ जाएगा 30 डिग्री एंगल, तो मतलब टेन थीटा के बराबर आ जाता है, मोटी सी बात है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में ए एंड बी एंड सी दिया गया है और ये होता है वॉल्यूम ऑफ, बेटा ये फॉर्मूला वॉल्यूम का होता है जब हम पढ़ते हैं, है ना, तो ऐसे केस में हमारे पास इसके निकालने का शॉर्टकट मेथड होता है। आप डिटर्मिनेंट मेथड से, आप तीनों का डिटर्मिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। जैसे ए बी सी, पहले ए फिर बी फिर सी, तो पहले ए लिखना फिर बी लिखना फिर सी लिखना, तो बेटा आ जाएगा 2 माइनस का 3 7, फिर आ जाएगा बी वाले में 1 2 और 0, फिर सी वाले में आ जाएगा 0 1 एंड -1। तो आपने बना लिया डिटर्मिनेंट, और जब डिटर्मिनेंट बना लिया तो अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये 0 आ जाएगा या अगर ये जो वैल्यू आएगी वही इसकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी शॉर्टकट तरीके से डायरेक्ट डिटर्मिनेंट से निकाला जा सकता है। तरीका क्या है सॉल्व करने का, प्लस माइनस प्लस, तो 2 ब्रैकेट माइनस का 3 ब्रैकेट प्लस का 1 ब्रैकेट, ठीक, 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास। अच्छा देखिए सॉल्व करते हैं जरा इसको, तो 2 तो हमारे पास आएगा माइनस का 2 माइनस का 0, 3 हमारे पास आएगा माइनस का 1 माइनस का 0, 7 हमारे पास आएगा 1 माइनस का 0, कुल मिलाकर हमारे पास कितना आ गया माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस आ जाएगा माइनस का 3 प्लस का 7। प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ रही है, तो सीधे सीधे मतलब है डिटर्मिनेंट मेथड से हम आराम से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बेटा, ये वॉल्यूम कहा जाता है, इसको वॉल्यूम कहा जाता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कहा जाता है। ज़्यादा आता नहीं है, लेकिन अगर आ गया है तो एक फॉर्मूले के तौर पे इसको हम तैयार कर लेना चाहिए। इसका सीधा सीधा ए बी सी को डिटर्मिनेंट बना लेते हैं।
6 नंबर पे आते हैं, मैच द करेक्ट स्टेटमेंट, 1 और 2 को हमें मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा हमारा जो आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं जरा, मैचिंग करते हैं कि एरिया ऑफ एटी ग्राफ। अब एटी ग्राफ का जो एरिया है ना आपका बेटा, एटी ग्राफ का जो एरिया दिया गया है वो आपको चेंज इन वेलोसिटी देता है। भाई देखो, एक्सेलरेशन होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है, तो अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एरिया ऑफ एटी ग्राफ का यही तो बनेगा। तो दैट इज चेंज इन वेलोसिटी, है ना। ग्राफ व्राफ ज़्यादा दिमाग ना लगाइएगा। ये एरिया ऑफ एटी ग्राफ का मतलब क्या होता है, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम, और इसका अगर हमें एरिया की बात करेगा तो एरिया ऐसे तो आएगा, तो ए हमारा लिंक हो जाएगा आर के साथ, चेंज इन वेलोसिटी ए हमारा लिंक हो जाएगा आर के साथ। अब कोई एक और लिंक कर लो, क्योंकि ए आर तो हमारे सेम हो जाएंगे, ए और आर ये भी है और ए और आर ये भी है, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अगर बी क्लियर हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ, बेटा एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा स्लोप ऑफ द एक्स टी ग्राफ, ये पी वैल्यू दे देगा, यानी बी क्या दे देगा, पी वैल्यू। तो कौन सा करेक्ट आंसर आ गया, सेकंड। तो सी वाला क्यू हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे। एंड स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ जब निकालेंगे तो डी वाला हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमें मालूम है बेटा, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एरिया एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये सारे आपने अच्छे से पढ़े हैं, तो इससे स्लोप निकालने में आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी। बस 2 चेक कर लिया करो, आंसर फटाफट आ जाएगा। एक है अच्छा क्वेश्चन जिसमें कह रहा है आपसे कि अगर हम ये स्केल ले लेते हैं ए वाला और ये स्केल ले लेते हैं बी वाला, तो स्केल जब ए प्लॉट किया जाता है ना ग्राफ में, तो आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए, ये अपर लिमिट होती है और ये लोअर होती है, अपर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट। और बी स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट ये वाला है और इसका अपर फिक्स पॉइंट ये वाला है, यानी बी स्केल का लोअर और अपर पॉइंट, ए स्केल का लोअर और अपर पॉइंट। तो कभी भी अगर हमें देखना है बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर पॉइंट अपर माइनस लोअर, फॉर्मूला होता है टेम्परेचर ऑन अदर स्केल लोअर पॉइंट अपर माइनस लोअर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ए वाले स्केल का लोअर पॉइंट क्या है, तो टी ए माइनस का 30, कैसे आया 30, नो 30 नहीं आया, ये आया 50। कैसे आया 50, देखो बेटा, देखो कैसे 50 आया, यहां से यहां तक है 250 और यहां से यहां तक है 200, तो ये 50 आ जाएगा। तो हम इसको ले लेंगे 50 अपॉन अपर माइनस लोअर, यानी कि वैल्यू 200, और टी बी आ जाएगा माइनस लोअर, और लोअर कितना है 0, और अपॉन अपर कितना है इसका 150, तो 150 माइनस 0। तो कौन सा आंसर सेट हो रहा है भाई, जल्दी से देखिए, इसका सेकंड वाला आंसर सेट हो रहा है, टी ए माइनस 50 अपॉन 200 एंड टी बी अपॉन 150। तो सेकंड वाला आंसर करेक्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने के लिए इस बात का ख्याल रखिएगा कि हम इनके लोअर और अपर पॉइंट को ग्राफ से निकालते हैं। बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री हमारा किसके इक्विवेलेंट है। तो 60 डिग्री का टेम्परेचर हमारा किसके इक्विवेलेंट है, डिफरेंस। तो डिफरेंस अगर बात करेंगे ना, तो चेंज इन टेम्परेचर की जब बात करेंगे ना, तो चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस, चेंज इन टेम्परेचर फ़ारेनहाइट, चेंज इन टेम्परेचर सेल्सियस अपॉन 5, इससे कर लेंगे। चेंज इन टेम्परेचर केल्विन और चेंज इन टेम्परेचर हमारा सेल्सियस बराबर होता है, ये भी आपको मालूम है। तो 2 फॉर्मूले याद कर लो चेंज इन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट से। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखें यहाँ पर 60, तो 12 आएगा, 12 9 जा, यानी कि 108 आ जाएगा। तो चेंज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट कितना आ जाएगा, 9/5 इंटू 60, बेटा 108 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ये सही है,
आंसर सेकंड आ रहा है। यहाँ चेक कर लें तो जितना चेंज हमारा सेल्सियस में आया है उतना ही चेंज हमारा केल्विन में होगा, तो केल्विन का चेंज और सेल्सियस का चेंज बराबर आएगा, तो 60 आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच कर रहा है? सेकंड वाला मैच कर रहा है बेटा। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग 9 नंबर पे। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। देखो जब वाटर कह देना बेटा तो वाटर का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड किसी भी शेप को ऑक्यूपाई कर सकता है, तो इसकी कोई फिक्स डिजाइन नहीं होती है। और ये जो गामा होता है ये वॉल्यूम को लेकर होता है, तो लिक्विड में वॉल्यूम तो रहेगा लेकिन शेप अल्फा को लेकर होता है। 1D, 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन। लिक्विड का शेप कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है, जिस बर्तन में है उसी बर्तन में। तो कभी भी कोई पूछे कि अल्फा किसके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिक्विड्स के लिए और गैसेस के लिए अल्फा हमारा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। बेटा सारे बच्चे सुनिएगा, अल्फा एंड बीटा इनके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड नॉट एप्लीकेबल आंसर आ जाएगा। गामा सभी के लिए एप्लीकेबल है। गामा मतलब है वॉल्यूम का चेंज, और वॉल्यूम सभी के लिए एप्लीकेबल है, यानी चेंज इन वॉल्यूम तीनों स्टेट्स में रहेगा, लेकिन अल्फा और बीटा उसी में मिलेगा जिसका प्रॉपर शेप होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कभी कभार नॉट एप्लीकेबल कह देता है, कभी कभार हमसे कह देता है अल्फा बराबर 0, तो भी लिख देते हैं। तो कुछ भी आंसर इनमें से कह सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा 10 नंबर पे आते हैं। दिस इज अ प्रिस्क्राइब ग्राफ, और ये हमें एक्चुअली गामा की वैल्यू दी गई है। गामा की वैल्यू टेम्परेचर के साथ वेरी करते हुए दी गई है। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर में गामा का वेरिएशन एनसीईआरटी में दिया गया है, और एनसीईआरटी के हिसाब से अगर इसको हम लगाएं तो प्रॉपर ये सवाल ऐसे रट के जाइएगा। एनसीईआरटी का यही क्वेश्चन है, ऐसे ही एग्जैक्टली है। कॉपर के लिए गामा फिक्स नहीं होता है, आधी जनता को टेम्परेचर के साथ यही लगा दे, गलत हो जाएगा। टेम्परेचर के साथ कॉपर के लिए थोड़ा सा वेरिएशन एनसीईआरटी के पेज पर इस चैप्टर में लिखा है, तो आपको कुछ ग्राफ बेटा एक्सपेरिमेंटली याद करने पड़ेंगे। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ क्रिस्टल इन 1 डायरेक्शन इज अल्फा 1 एंड अदर परपेंडिकुलर 2 डायरेक्शन इज अल्फा 2। गामा होता है अल्फा एक्स, अल्फा वाई और अल्फा जेड। अगर कोई क्रिस्टल हम 3 डायरेक्शन में लेते हैं तो एक्स और वाई जेड, तो x को हम 1 डायरेक्शन ले लें, अल्फा 1 कर लें बेटा, y और z दोनों ही हमारे अल्फा 2 हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा 2, और बेटा सॉल्व कर लेंगे हमारे पास आ जाएगा अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा अल्फा 1 2 अल्फा 2। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है 3rd। 12 नंबर पे आएंगे, मैच करना है दोनों को हमको। तो बेटा 12 नंबर का हमारा राइट आंसर देखते हैं कि कौन सी मैचिंग सही आती है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन। कोई आंसर है ये? तो ए का क्या हो गया? R। यहां लिख लिया करो, यहां अगर लिख लेते हैं ना तो थोड़ा सा सही रहता है। बेटा नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सेल्सियस स्केल बिटवीन द अपर एंड लोअर फिक्स पॉइंट। नंबर ऑफ डिवीजन बिटवीन द लोअर एंड अपर पॉइंट 100 होते हैं, तो बी का हो जाएगा क्यू। तो कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ए का आर मिल जाए और बी का आपको क्यू मिल जाए, ए का आर बी का क्यू यहां भी आ रहा है, यहां पे नहीं आ रहा है और यहां भी आ रहा है, दोनों टैली कर गए, तब तो आपको सी निकालना ही पड़ेगा। सी है लोवेस्ट टेम्परेचर कितना होता है यार? लोवेस्ट टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस यानी 0 केल्विन। तो ये आंसर हो सकता है, यानी ये एस आ गया। कौन सा आंसर आ रहा है? 3rd वाला पढ़ लेते हैं। ट्रिपल पॉइंट कितना होता है जहां पे तीनों स्टेट्स एग्जिस्ट करती हो? तो भैया पी आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से करो तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। ठीक, मैचिंग टाइप के क्वेश्चन आने लगे हैं बेटा। आइए कहते हैं कि अल्फा अपॉन टी स्क्वायर को डिफाइन करते हैं एफ वी और प्लस बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अल्फा अपॉन बीटा। तो बेटा हम ये एक बात तो जानते हैं कि अगर हम होमोजेनिटी पर जाएं, डायमेंशन ऑफ अल्फा अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू, भाई देखो इसकी डायमेंशन बराबर इसकी डायमेंशन प्लस इसकी डायमेंशन।
तो सबसे आसान तरीका है इसकी डायमेंशन बराबर है, तो दोनों की अगर डायमेंशन हमारी इक्वल ले लेते हैं बेटा, तो हमें तो निकालना है अल्फा और बीटा का रेशियो। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा और डायमेंशन ऑफ बीटा इक्वल टू हो जाएगा t अपॉन एक्स का स्क्वायर। बेटा t क्या है? टाइम, एंड x क्या है? पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा तो आपके आ जाएगा -2 2 और m0। कोई ऑप्शन आ रहा है? m0 तो एक ही में आ रहा है, m0 तो एक ही में आ रहा है, m0 तो एक ही में आ रहा है बेटा, राइट। तो करेक्ट आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं बेटा। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है 14 नंबर पे, तो जरा समझने की कोशिश करिएगा। फाइंड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ग्राफ शो किया गया है, मास ऑफ सब्सटेंस दिया है, रेट ऑफ हीटिंग दिया है। एक काम कर लो, कितनी देर तक फ्यूजन हो रहा है ये निकाल लो, तो ये पता चल जाएगा कि फ्यूजन होने में कितना समय लगा। 5 सेकंड लगा। तो 1 सेकंड में कितना जूल एनर्जी आ रही है? 25 जूल के रेट से आ रही है। तो 5 सेकंड में टोटल कितनी एनर्जी खा जाएगा? 25 इंटू 5, यही है Q। और Q इक्वल टू होता है M इंटू LF। हमने कितनी हीट यहां पर ली है बेटा? 25 इंटू 5, और ये आ जाएगा M की वैल्यू 2, और ये आ जाएगा LF की वैल्यू। कट कर देंगे तो 125 का आधा हो जाएगा 62.5। देखो आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मेल्टिंग पहचानो यहां से यहां, फिर रेट ऑफ हीट गिवन दिया, यानी एक तरीके से पावर दिया है। हम लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं बेटा कि कभी कभी आपको ऐसे भी बता देते हैं, तो P इंटू डेल्टा टी इक्वल टू हो जाता है Q, और ये पावर गिवन है। डेल्टा टी मालूम है 5, और Q की जगह M इंटू LF। बोलो पावर कितनी है? 25, डेल्टा टी कितना? 5, मास कितना? 2, LF क्या करना है? निकालना है। ये भी तरीका करना, चाहे जैसे जो आसान लगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 15। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर गिवन, यूनिट्स में दिया गया है। इफ ए बी इक्वल टू सी, इसका मतलब सी रिजल्टेंट है, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, यानी थीटा है दोनों के बीच का एंगल, ठीक। ए और बी के बीच का एंगल, पैरेललोग्राम लॉ लगा दिया। अब बताओ सी का कितना मैग्नीट्यूड है बेटा? 25 होल स्क्वायर। ए का कितना है? 24 होल स्क्वायर। बी का कितना है? 7 होल स्क्वायर। 2 इंटू ए कितना? 24 इंटू 7 इंटू कॉस ऑफ थीटा। प्यारे बच्चों ये आ जाएगा 625। और बताइए 24 का अगर हम रूट करते हैं, 24 का अगर रूट करते हैं बेटा, तो 24 इंटू 24 आता है 576, और प्लस आ जाता है 49। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच कर जाती है। तो प्लस कुछ भी लिखा हो, आप एक बात का ख्याल रखिएगा, आपका कॉस थीटा यहां से आ जाता है 0, क्योंकि ये इधर आ जाएगा। थीटा की वैल्यू आ जाती है 90 डिग्री। करेक्ट आंसर हमारा 15 नंबर का आ जाता है बेटा, थर्ड वाला। नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉड दी गई है सेम लेंथ एंड डायामीटर की। 2 rods of same length and diameter as well as material transfer given amount of heat in 16 seconds when they joined end to end, but when they joined lengthwise then they will transfer the same heat in which time? देखो बेटा lengthwise का मतलब होता है पैरेलल कनेक्शन, और end to end का मतलब होता है सीरीज कनेक्शन। तो जब सीरीज में जोड़ते हैं और जब पैरेलल में जोड़ते हैं, तो मैं एक शॉर्टकट बताता हूं आपको कि जितना टाइम सीरीज में लगा है अपॉन कर देंगे n स्क्वायर,
जितनी रॉड को हम सीरीज में जोड़ें और उतनी ही रॉड को पैरेलल में जोड़ें तो हम अपॉन एन स्क्वायर कर देंगे। एन को कहते हैं हमारा नंबर ऑफ रॉड होता है बेटा। तो जरा एक बात बताइएगा, कितना लगा है टाइम सीरीज में? 16। कितनी रॉड दी गई है? 2। तो 2 स्क्वायर कर देंगे, 4 आ जाएगा। सीधे सीधे हमारा आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बेटा आ जाएगा 4 सेकेंड का आंसर आ जाएगा। क्योंकि हम लोग शॉर्टकट मेथड से जाएंगे, तो शॉर्टकट मेथड में सीरीज का मतलब है एंड टू एंड, पैरेलल का मतलब है लेंथ वाइज, और रॉड को सीरीज और पैरेलल का मतलब होता है ऐसे जोड़ेंगे लेंथ की तरह। तो ये पैरेलल हो गया, तो पैरेलल में टाइम कम लगता है, तो पैरेलल का टाइम सीरीज के टाइम का एन स्क्वायर। एन क्या है? नंबर ऑफ रॉड्स। 2 दी गई। नेक्स्ट आ जाते, रेट ऑफ हीट लॉस 900 केल्विन पर कितना दिया गया है? टेम्परेचर पर एच दिया गया है, सराउंडिंग टेम्परेचर आपको दिया है। तो इसका तरीका यह है कि T1 टेम्परेचर है 900 केल्विन, T2 टेम्परेचर कर दिया है 600 केल्विन, T0 टेम्परेचर है 300 केल्विन। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमें मालूम है, फॉर्मूला होता है स्टीफेंस लॉ से फाइंड करते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मूला बेटा होता है। स्टार्टिंग में एच दिया है, दूसरा वाला निकालना है। पहला टेम्परेचर 900 है और टेम्परेचर ऑफ रूम हो जाएगा 300, यहां पर 600 है, ये आएगा 300। 0 0 कैंसिल कर देंगे। आसान तरीका क्या है? 0 0 कैंसिल, बचेगा 9, बचेगा 3, बचेगा 6, बचेगा 3, ऊपर से 3 नीचे से 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा 3 की पावर 4, 1 की पावर 4, 2 की पावर 4 और बेटा 1 की पावर 4। सॉल्व करेंगे, राइट आंसर हमारा निकालने पर आ जाएगा, और बेटा राइट आंसर है सेकेंड 3h/16। कैसे आ जाएगा? h इधर है, h2 इधर है, ऊपर आएगा 81, 80 आएगा, नीचे आएगा 16, 15 आएगा, 5 3 जा 5 16, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 18 नंबर। देखिए क्या कहा गया है, रेडिएशन इमिटेड बाई स्टार ए इज इतने टाइम्स ऑफ स्टार बी, सन के हिसाब से। इफ द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन दिया गया है एंड स्टार ए दिया गया है, तो हम लोग जानते हैं रेडिएशन का लॉस जो होता है ये हमेशा आपका एरिया और टेम्परेचर की पावर 4 पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सन ले लें, अगर हम बेटा यहाँ पर स्टार ले लें, तो ये ए आ जाएगा, ये सन आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ एरिया ऑफ स्टार आ जाएगा, एरिया ऑफ स्टार आ जाएगा, एरिया ऑफ सन आ जाएगा, और इनटू बेटा टेम्परेचर। बताइए टेम्परेचर कितना है स्टार का और सन का? 300 ऊपर आ जाएगा, 3000 और 9000 नीचे आ जाएगा, पावर 4 हो जाएगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पर कि इनका एरिया की जगह पर 4 पाई r1 स्क्वायर 4 पाई r2 स्क्वायर कर लेते हैं। तो बेटा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक, देखो कहता है रेडिएशन इमिटेड बाई स्टार ए इतने टाइम्स ऑफ सन, तो पहले स्टार है फिर सन है, इसको स्टार ही लिख देंगे। तो इसकी एमिशन का रेट इसके एमिशन के रेट से इतने गुना है, तो 4096 रेशियो आ गया, r1/r2 का होल स्क्वायर आ गया, और बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, 1/81 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, और सॉल्व करने पर हमारे पास वैल्यू आ रही है, कितनी वैल्यू आ रही है भाई? 576/r1/r2 की वैल्यू आ रही है 576/1। निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, रूट तो लेना ही है आप लोगों को। ठीक है भाई,
वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है फॉर ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, याद रखिएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का हमारा स्टेट लाइन, क्योंकि ऊपर की तरफ भेजा गया है, u माइनस जी टी करेंगे और बेटा हमारे पास आ जाएगा माइनस जी टी की पावर 1 प्लस u आ जाएगा। तो इसको y एक्सिस पर ले लेंगे, ये m रहेगा, ये x रहेगा और ये c रहेगा। बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा, स्लोप विल बी नेगेटिव। बताइए y एक्सिस पे क्या आएगा, वेलोसिटी। बताइए x एक्सिस पे क्या आएगा, टाइम। और क्योंकि स्लोप कैसा है, नेगेटिव, पहली बात तो उससे मतलब नहीं है। आंसर हमारा 19 का फोर्थ करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ रेस्ट। यार रेस्ट की जो स्टेट होती है ना बच्चों, वो ये तो नहीं है, कांस्टेंट यानी यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है, टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रही है, राइट। ये यूनिफॉर्म यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है ना। ये बेटा एक फाइनाइट स्पीड से चल रहा है, स्लोप 0 है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नहीं होगा, यानी चल तो रहा है। ये पोजीशन हर समय पे वही है भैया, हर समय पे वही पोजीशन, इतने बजे यही, यहीं पर, यहीं पर, यहीं पर, यानी पोजीशन किसी भी पार्टिकल की ऑल द टाइम हर समय पे वही रहती है। इसका मतलब वो पार्टिकल क्या है, हमारा रेस्ट में है। बच्चों ये हमारे 20 क्वेश्चंस थे, आराम से करिए। इसके बाद का पार्ट हमारे अगले टीचर बेटा आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। चलिए अब आगे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया है, यहाँ एक ग्राफ बना हुआ है क्वेश्चन में, ए बॉय बिगिंस टू वॉक ईस्टवर्ड अलोंग स्ट्रीट इन द फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड द ग्राफ ऑफ हिज पोजीशन फ्रॉम द होम इज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। हिज एवरेज स्पीड, क्वेश्चन में एवरेज स्पीड निकालना है फॉर होल टाइम इंटरवल, पूरे टाइम के लिए हमको एवरेज स्पीड की वैल्यू निकालनी है। तो ध्यान से देखें, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्वेश्चन में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, चूंकि ग्राफ का क्वेश्चन है, और डिस्टेंस कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। पहले हम लोग चले यहाँ ओरिजिन से यहाँ तक के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो ये डिस्टेंस कितनी चली, 40। यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, 40, पूरा यहाँ तक 40 है, ठीक है ना। उसके बाद ये जब यहाँ पर आएगा तो कितना लौटा है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 40, तो ये वैल्यू भी 40 हो गया, तो 40 यहाँ तक और फिर 40 है 80 हो गया, तो 40 प्लस 40। अब देखो नीचे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना गया, 20, तो नीचे गया 20, डिस्टेंस है तो प्लस में ही रखेंगे। फिर 20 से फिर ऊपर गया 20, प्लस का 20 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम क्वेश्चन में कहा कितना है, 20, और ये मिनट में दिया है तो 20 मिनट यहाँ रख देंगे। सॉल्व करेंगे 80 प्लस 40, 120 बाई 20, तो वैल्यू आ जाएगा हमारा 6, और ये वैल्यू जो आएगी वो मीटर पर मिनट में आएगी। तो क्वेश्चन में केवल हमको डिस्टेंस ट्रेवल का वैल्यू निकालना है। ग्राफ में यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक गए तो 40 गए, फिर यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया, फिर 40 यहाँ लौटेंगे तो ये हो गया 80, फिर 20 नीचे गए, ये हो गया 100, फिर 20 इधर आ गए, तो 120 टोटल डिस्टेंस हो गया। आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन में पोजीशन इक्वेशन दे रखा है x इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब। क्वेश्चन में हमको निकालना है एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल अटेन जीरो एक्सेलेरेशन। जब जीरो एक्सेलेरेशन हो जाएगी तो वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले वेलोसिटी की इक्वेशन बनाएंगे, टी का dx बाई dt करेंगे, तो dx बाई dt वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, टी का डिफ्रेंशिएशन 1, टी स्क्वायर का 2t माइनस 3t स्क्वायर, ये वेलोसिटी की इक्वेशन आई। फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेशन आएगा, dv बाई dt करने पे एक्सेशन आएगा, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, 2t का 2, 6t। क्वेश्चन में हम लोग क्या करना है, जब एक्सेशन 0 हो जाए तो इस एक्सेशन की जगह पर 0 कर दें, 2 माइनस 60, तो यहाँ से टाइम आ गया 6t बराबर 2, तो ये वैल्यू आ जाएगा 1/3। टाइम की वैल्यू हमें आ गई 1/3।
जो टाइम आया उसको वेलोसिटी की इक्वेशन में पुट कर दें तो वो हमारी आ जाएगी वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ वेलोसिटी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1 + 2 टी की जगह 1/3 -3 टी का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर यानी 9। ठीक है, तो ये 1 + 2/3 हो जाएगा, 1 + 2/3 हो गया, 5/3 माइनस का ये कट जाएगा 1/3, तो वैल्यू आ जाएगा 4/3। वैल्यू कितना जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर 4। तो 22 का जो ऑप्शन आएगा वो 4th ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग ऑफ हाई h, एक बिल्डिंग की हाइट है h, कैपिटल H, ये बिल्डिंग मान लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ए स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए बिल्डिंग, यहाँ से एक स्टोन को ड्रॉप करा दिया गया, u = 0 से ड्रॉप करा दिया गया, रीचेज आफ्टर t सेकेंड, इसको t समय लग रहा है ग्राउंड तक पहुँचने में। फ्रॉम द सेम बिल्डिंग 2 स्टोन्स आर थ्रोन, अब यहाँ से 2 स्टोन को फेंकना है, और कैसे फेंकना है, 1 अपवर्ड एंड अदर डाउनवर्ड विथ सेम वेलोसिटी, एक को ऊपर फेंकना है u से, उतनी ही वेलोसिटी से दूसरे वाले को नीचे फेंकना है u से। रीच द अर्थ सरफेस आफ्टर 9 सेकेंड एंड 4 सेकेंड, इसको यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, इसको मान लेते हैं t2, और इसको कितना समय लगा, तो इसको लगा t1। तो क्वेश्चन में बताना है t की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो t जो होता है फ्री फॉल का जो टाइम होता है वो अपवर्ड का टाइम और इनटू डाउनवर्ड के टाइम का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन में t1 की वैल्यू दिया है, ऊपर का टाइम क्वेश्चन में कितना लग रहा है वो है 9 सेकेंड, और जो नीचे गिरने का टाइम है वो है 4 सेकेंड, √36 यानी 6 सेकेंड ये इसका राइट आंसर होगा। तो 6 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप ट्रिक याद रखिएगा, अगर किसी हाइट से कोई बॉल को ड्रॉप करें, उसका टाइम अगर t हो, उसी हाइट से 2 बॉल को फेंकना है, एक वर्टिकली अपवर्ड और एक वर्टिकली डाउनवर्ड। तो जो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है और जो वहाँ से डाउनवर्ड जा रहा है, दोनों का अगर टाइम एक का t1 एक का t2 हो, तो जो फ्री फॉल का टाइम होता है इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का √, होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा क्वेश्चन, नहीं तो उसको सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको ट्रिक सीखना है जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर इसके बाद है 24। असर्शन है ब्लू स्टार इज एट हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार। हमको बताना है ब्लू स्टार का जो टेम्परेचर होता है, वो दिया है हाई टेम्परेचर देन रेड स्टार। तो टेम्परेचर ब्लू स्टार का ज़्यादा है रेड स्टार से, क्या ये बात सही है? तो ऑप्शन है, रीजन है वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ स्टेट दैट T इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। बिल्कुल सही है। देखो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। अगर हम लोग विबग्योर लिखें, वेवलेंथ जो होती है ब्लू कलर की वेवलेंथ और रेड कलर की वेवलेंथ की अगर बात की जाए, वेवलेंथ जो है ब्लू कलर का देखा जाए और रेड कलर का वेवलेंथ देखा जाए, तो रेड कलर का वेवलेंथ ब्लू कलर के रेड वेवलेंथ से ज़्यादा होगा। अगर इसका टेम्परेचर देखा जाए, इसका ब्लू का टेम्परेचर और रेड का टेम्परेचर देखा जाए, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, तो टेम्परेचर ब्लू का ज़्यादा होगा। बिल्कुल बात सही है। और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये बिल्कुल बात सही है। रीजन और असर्शन दोनों सही है। रीजन को एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन जो है एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को, तो स्टेटमेंट सही होगा, पहला सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 25 क्वेश्चन, ए लिक्विड ऑफ मास 20 ग्राम एंड स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड हीटेड टू टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन में लिक्विड और लिक्विड हो, यानी कि सेम फेज का क्वेश्चन हो, तो थीटा मिक्सचर की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। थीटा मिक्सचर बराबर होता है m1s1t1 प्लस m2s2t2 डिवाइडेड बाई m1s1 प्लस m2s2। चलो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, मिक्सचर का टेम्परेचर निकालना है। m1 की वैल्यू क्वेश्चन में 20 ग्राम,
स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्वेश्चन में, स्पेसिफिक हीट है मास ऑफ 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी। टेम्परेचर यहाँ पर कितना है 80 डिग्री, प्लस दूसरे वाले का मास हमें रखना है 10 ग्राम, स्पेसिफिक हीट रखनी है 2 और टेम्परेचर रखना है 80, डिवाइडेड बाई मास है 20, स्पेसिफिक हीट 1 प्लस M2 की वैल्यू 10, स्पेसिफिक हीट है 2। सॉल्व करेंगे, ये हो गया 1600 प्लस 1600 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 40, 3200 बाई 40, तो ये वैल्यू आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा सेकंड, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हीट गिवन टू 1 ग्राम सब्सटेंस विच रेज इट्स टेम्परेचर बाई 1 डिग्री। किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 डिग्री 1 यूनिट चेंज करने के लिए जो हीट की रिक्वायर्ड होती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। एक किसी बॉडी का या किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए जो हीट की ज़रूरत होती है उसको स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और थर्मल कैपेसिटी कहलाता है जब पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करेंगे तो उसका जो हीट रिक्वायर्ड होगा उसको बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी। तो पूरी बॉडी का अगर टेम्परेचर बढ़ाना हो 1 डिग्री तो उसको बोलेंगे थर्मल कैपेसिटी, और स्पेसिफिक हीट होता है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। तो आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर, डिटरमाइन द वेक्टर। एडजेसेंट साइड दे रखा है, हमको बताना है एरिया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है A क्रॉस B। तो A क्रॉस B करना है क्वेश्चन में। यहाँ पर A में A वेक्टर है, दूसरा B है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वेक्टर A पहले लिखेंगे वेक्टर A का, और यहाँ पर I J K का वैल्यू रखना है। I में वैल्यू A का है 1 -1 प्लस का 3, J का वैल्यू 2 -7 प्लस का 1। चलो यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे, I को करेंगे ऊपर वाले को इसको I को बंद कर लिया, -1 इंटू 1 तो -1, ठीक है। अब नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन लगाएंगे, 7 इंटू 3 21, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 21, ठीक है। दूसरा माइनस का J करते हैं, इसके बाद J का देखो वैल्यू, J को बंद कर लिया 1 -2, J को बंद कर लिया 2 इंटू 3 ये हो गया 6, प्लस का K को देखो ध्यान से, K के लिए हम लोग K को बंद करेंगे तो 1 इंटू -7 -2 इंटू 1, तो माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 1 वाले 2। चलो तो वैल्यू कितना आया 21 माइनस I, ये 1 हो गया तो 20I, 1 -6 -5 माइनस माइनस प्लस 5J, और यहाँ पर कितना आ गया -7 प्लस 2 माइनस का 5K, ये वैल्यू आ गया इसका। चलो सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट मॉड, वैल्यू निकालेंगे तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 450, अंडर रूट 450। देखो कौन सा ऑप्शन है, अंडर रूट 450 को हम लिख सकते हैं 15√2, 15√2, आंसर हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। A1 एंड A2 आर 2 नॉन कोलिनियर यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर है क्वेश्चन में, A1 A2 यूनिट वेक्टर है, देखो ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन में यहाँ पर वैल्यू दे रखा है A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर, यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर A1 प्लस यूनिट वेक्टर A2, ये वैल्यू √3 के बराबर है। तो इसका देखो कैसे लिखेंगे, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, है ना। ये पूरी वैल्यू किस में आएगी अंडर रूट में, ये √3 के बराबर है। सॉल्व करते हैं, A1 यानी यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1, A2 का भी मैग्नीट्यूड 1, 2 कॉस थीटा, रूट हट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 3 बचेगा,
तो ये हो गया 2 cos थीटा इक्वल टू 3 माइनस 2 यानी 1, तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, a1 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 इंटू 2a1 ये हो गया 2a1 का स्क्वायर, a1 का फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे a2 से, तो ये हो जाएगा प्लस a1 डॉट a2। फिर हम लोग यहाँ पर करेंगे a2 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये वैल्यू हो जाएगा a2 इंटू 2a1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2a1 a2। ठीक, अब a2 का प्लस a2 से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। चलो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे 2a1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2a1 की वैल्यू 1 प्लस a1 a2 को क्या लिख, अच्छा यहाँ पर देखो a1 a2 और ये माइनस का 2a1 a2, तो माइनस 2a1 a2 और ये a1 a2 मिलके क्या हो जाएगा माइनस का a1 a2, तो ये हो गया माइनस का a1 डॉट a2 और माइनस का a2 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, चलो इसको अभी यहीं पर रखने दो 2a स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, 2a का वैल्यू 1 है माइनस a1 a2 को क्या लिख सकते हैं a1 का a1 इंटू a2 कॉस थीटा माइनस a2 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 माइनस a1 की वैल्यू 1 a2 की वैल्यू 1 cos 60 का वैल्यू 1/2 माइनस 1, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 2 और माइनस 1, 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 इंटू 1/2, तो 2 माइनस 1 इंटू 1/2 और प्लस 1, तो ये आ गया हमारा 2 माइनस 1/2 माइनस 1, देखो ध्यान से, तो ये वैल्यू हो गया 2 माइनस 1, 1 माइनस 1/2, आंसर आएगा 1/2, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, मैचिंग करना है क्वेश्चन में। प्रेशर, देखो ध्यान से, प्रेशर की यूनिट या डायमेंशन किसके बराबर होगी, तो याद रखेंगे प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस, एनर्जी डेंसिटी, इन सभी की डायमेंशन और यूनिट सेम होगी। तो डायमेंशन यूनिट सेम होगी, तो पहले देखें प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी सेम होगी, तो प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वही एनर्जी डेंसिटी की होगी, तो ए का जो होगा आर होगा, तो ए का एस कट गया, ए का आर वाला सही है, तो 2 ऑप्शन हट गए। अब ऑप्शन हो सकता है पहला तीसरा, प्रेशर हो गया, ठीक है ना। फोर्स जो होता है वो हम लोग क्या लिख सकते हैं एनर्जी ग्रेडियंट, फोर्स क्या होता है एनर्जी ग्रेडियंट, देखो W बराबर, अगर W बराबर लिखें F डॉट एस, तो F बराबर क्या होगा, F बराबर हो गया W/S, W मतलब एनर्जी, S मतलब डिस्टेंस, अगर किसी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो ग्रेडियंट बोलते हैं, एनर्जी ग्रेडियंट हो गया फोर्स, बिल्कुल सही है। तो B का हमारा S होगा, तो B का S देख लो कहाँ पर है, तो B का S तो दोनों में दिया है, अभी नहीं चेक हो जाएगा। C को देखें, स्ट्रेन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेन जो है डायमेंशन लेस है और रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशन लेस है, तो इसकी डायमेंशन, स्ट्रेन और रिलेटिव डेंसिटी दोनों की डायमेंशन लेस होगा, तो S का C का P होगा, तो C का P ऑप्शन 3 में दिया है, तो आंसर 3 सही हो जाएगा। चेक कर लो भाई, आंसर यहाँ पर 3 आ रहा है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर है 30, एवरेज वेलोसिटी निकालना है क्वेश्चन में। गोइंग फ्रॉम O टू P, यहाँ पर O है, ये P है, एवरेज वेलोसिटी निकालना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देखेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट O से P तक कितना है और टाइम कितना लग रहा है ये देखेंगे। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, यहाँ पर O से P का डिस्प्लेसमेंट हो गया 360, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम, और O से P का जो टाइम है वो 18 सेकेंड है, 18 सेकेंड, तो 18 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 20 मीटर पर सेकेंड, तो O से P तक का वैल्यू आ गया। अब आगे करेंगे बैक टू Q, तो ये लौट के Q तक आ गया वाया P, तो बताना है कि अब एवरेज वेलोसिटी कितना होगा। तो अगर O से Q का देखा जाए, ये घूम के यहाँ पर आ रहा है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 240। अब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम यहाँ तक देखो
यहाँ से यहाँ तक 18 सेकेंड और लौटने में टाइम लगा 6, तो 18 + 6 टोटल टाइम हो गया। वैल्यू आएगा 240/24, वैल्यू आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक 20 आएगा, एक 10 आएगा, ऑप्शन होगा सेकेंड। सेकेंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, ए से बी तक जा रहा है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्वेश्चन में देखो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट 2r के बराबर होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r, और अपॉन टाइम, टाइम को क्या लिखेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो टाइम को लिखेंगे 2πr अपॉन स्पीड, तो दूरी हो गया 2πr अपॉन स्पीड, स्पीड ऊपर चला गया, 2r से 2r कट गया, v/पाई। क्वेश्चन में v की वैल्यू 1 सेकेंड, अच्छा टाइम दिया है, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा 2r अपॉन टाइम, कितना लग रहा है 1, तो वैल्यू आ जाएगा 2r की वैल्यू 1, तो आंसर आ जाएगा 2, तो 2 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन में टाइम दिया है तो टाइम निकालने की जरूरत नहीं है, तो क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट पे ध्यान दें 2r के बराबर है और टाइम यहाँ पर कितना है 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 32, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 150 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। थर्मल कैपेसिटी को हम लोग m × s लिखते हैं, यहाँ पर 150 ग्राम है और स्पेसिफिक हीट क्वेश्चन में 0.2 है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से पॉइंट हट गया, 15 × 2 30, इसकी वैल्यू आएगी 30 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है 33, रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड। देखो अगर हम लोग देखें स्पीड हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है वेलोसिटी के, स्केलर क्वांटिटी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी से ज़्यादा होगी, तो एवरेज स्पीड जो है वो ग्रेटर या इक्वल टू वेलोसिटी होगी। तो अगर हम लोग वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी लिखें, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज स्पीड का एवरेज वेलोसिटी और अपॉन एवरेज स्पीड का रेशियो लिखें, तो ये वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 के बराबर होगी। एवरेज स्पीड ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ये वैल्यू लेस देन या 1 के बराबर होगी, यूनिटी और लेस होगा। अगला क्वेश्चन है 34, 3 रॉड ऑफ डायमेंशन दे रखा है, थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है। क्वेश्चन में यहाँ पर टेम्परेचर जंक्शन का बताना है, इसका टेम्परेचर जंक्शन का थीटा मान लो, हीट यहाँ से जितनी हीट जाएगी उसको मान लिया यहाँ से H1 है, ये 2 पार्ट में टूट गई, एक तो H1 और दूसरा H2, तो यहाँ पर हीट जो हो गई वो H1 बराबर हो गई इसको हम लोग H मान लें, ये H हो गई, तो H जो हीट है 2 पार्ट में टूट गई, एक है H1 एक है H2। चलो H की वैल्यू लिखें, तो H हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक तो Ka यानी 3K इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस 70 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ हो गए L, ये किसके बराबर होगा H1। H1 को क्या लिख सकते हैं, इसका कोफिशिएंट है 5K इंटू A, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा माइनस 30 डिवाइडेड बाई क्या हो गया लेंथ L, सभी आइडेंटिकल लेंथ की हैं। यहाँ पर लिखेंगे 7K इंटू A थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई L, L कॉमन होगा कट जाएगा, KA से कॉमन होके कट जाएगा। अब वैल्यू देखेंगे यहाँ पर क्या आ रही है, चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर वैल्यू 3 का पहले अंडर मल्टीप्लाई करो तो 70 इंटू 3 210 माइनस का 3 थीटा बराबर ये कितना आ जाएगा 5 थीटा माइनस का 5 इंटू 30 150 प्लस का 7 थीटा। सॉल्व करते हैं तो पहले थीटा को देखो, 3 थीटा इधर आके 8 थीटा और 7 थीटा 15 थीटा, ये हो गया 210 और ये 150, तो 210 प्लस 150 300 360 थीटा की वैल्यू निकालना था।
तो 360/15, तो ये 2 आ गया, 24 डिग्री सेंटीग्रेड। 24 इसका आंसर होगा, ऑप्शन हो गया थर्ड, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ए बकेट फुल ऑफ हॉट वाटर कूल फ्रॉम 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, टाइम लग रहा है T1। 70 डिग्री से 70 तक 65 तक टाइम लग रहा है T2, और 65 से 60 होने का टाइम है T3। अगर टेम्परेचर डिफरेंस सेम हो, 75 से 70 यानी डिफरेंस 5 का, 70 से 65 डिफरेंस 5 का, अगर डिफरेंस सेम हो तो जो बाद का टेम्परेचर होगा वो सबसे ज़्यादा उसमें टाइम लगेगा। बाद वाले में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सबसे कम टाइम पहले लगेगा और सबसे ज़्यादा टाइम सबसे आखिरी में लगेगा। न्यूटन्स कूलिंग लॉ में हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। If temperature of hot bodies increase to 200%, then amount of radiation emitted become amount of emitted radiation proportional to T की पावर 4। यानी अगर हम लोग रेशियो में लिखें तो E2/E1 हम लोग लिख सकते हैं T2/T1 का पावर 4। क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि अगर किसी टेम्परेचर किसी बॉडी का इंक्रीज 200% कर दें, तो अगर इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों ने 100 लिया था तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके कितना कर दिया, 200% हो गया, यानी 200 हो गया। तो अगर हम लोग इसको 200/100 लिखें तो ये पावर में 4 आएगा, 0 से 0 कट गया, 2 का पावर 4 हो गया 16। यानी क्वेश्चन में E2 जो होगा वो 16 टाइम E1 हो जाएगा, 16 टाइम बढ़ जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन मॉडर्न थर्मोमेट्री। ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, जहाँ पर लिक्विड सॉलिड गैस तीनों फेज एक पॉइंट में मिलते हैं, उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना। अगर हम लोग इसको ग्राफ में बनाएं और ये ग्राफ P और T के बीच में बनेगा, तो 3 पॉइंट बनाएं, यानी कि सॉलिड के लिए ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है ना। तो ये वाला हो गया सब्लिमेशन, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये हो गया वेपर। तो सॉलिड लिक्विड वेपर जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। और ये वैल्यू वाटर के लिए होता है 273.16 केल्विन, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की वैल्यू आती है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो पहला तो सही है, फिक्स प्रेशर और टेम्परेचर वहाँ पर हम लोग रखते हैं पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ सब्सटेंस इज यूनिक, इट अकर्स एट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों को ये इसको रिप्रेजेंट भी कर रहा है, यानी रीजन जो है असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आंसर पहला हो जाएगा। तो 37 का जो आंसर आएगा वो हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दे रखा है कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी इज द 7 टाइम ऑफ स्टील। क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में बताना है व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट द जंक्शन। जंक्शन टेम्परेचर बताना है यहाँ पर। तो ये जंक्शन हो गया, इसका टेम्परेचर थीटा मान लो। जितनी हीट इसमें जाएगी उतनी हीट इसमें जाएगी। तो इसमें रेट ऑफ हीट फ्लो का वैल्यू निकालें, H1 बराबर H2, ठीक है ना। इसमें जितनी हीट जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी, तो H1 और H2 बराबर हो गया। चलो इसका हीट का फार्मूला लिखेंगे, K ऑफ कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया 100 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई L, और ये है 12 बराबर यहाँ का K ऑफ स्टील इंटू एरिया ऑफ स्टील थीटा माइनस 10 डिवाइडेड बाई लेंथ की वैल्यू 6, ठीक है ना। तो अगर इसको कट करेंगे तो 6 से 2 जा 12, A से A कट गया। कॉपर की वैल्यू 7K स्टील के बराबर है, तो 7K स्टील से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 माइनस थीटा बराबर हो गया K स्टील कट गया, थीटा माइनस 10, और यहाँ पर नीचे कितना आया था 2। चलो इसको सॉल्व करेंगे, देखो वैल्यू कैसे लिखा जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे
तो 2 से 700 माइनस 7 थीटा बराबर 2 थीटा माइनस 20, माइनस 20 इधर हो गया 720 हो गया, 7 थीटा इधर आके 9 थीटा हो गया, तो 9 से डिवाइड करेंगे, थीटा निकल आएगा, ये आ जाएगा 80। तो थीटा की वैल्यू 80 डिग्री यहाँ पर आएगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट आर गुड इमीटर। किरचॉफ्स लॉ है ये, गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमीटर, ये किरचॉफ्स लॉ है। चलो अगला करते हैं। मेटल प्लेट 4 मिलीमीटर थिक हैज टेम्परेचर डिफरेंस 32 बिटवीन इंटरफेस ट्रांसमिट 200 किलो कैलोरी थ्रू एरिया दे रखा है। थर्मल कंडक्टिविटी, तो क्वेश्चन में रेट ऑफ हीट इक्वल टू होता है के ए डेल्टा थीटा अपान एल। चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर ये 200 किलो कैलोरी की वैल्यू हीट यहाँ पर, यानी के बराबर अगर लिखें तो के बराबर हो गया एच इंटू एल अपान ए इंटू डेल्टा थीटा। रेट ऑफ हीट लिखें यहाँ पर 200 किलो कैलोरी, किलो को हम लोग 10 की पावर 3, कैलोरी को जूल में बदलेंगे तो 4.2 जूल, ठीक है। और आवर को किस में बदलेंगे, आवर को हम लोग यहाँ पर बदलेंगे मिनट सेकंड में, तो 60 इंटू 60 और करेंगे, तो ये हमारा आ गया 60 इंटू 60, ये एच की वैल्यू आ गई। अभी इसमें वैल्यू कितनी रखनी, एल। लेंथ क्वेश्चन में कितना दिया है, प्लेट का है मेटल प्लेट 4 मिलीमीटर थिक है, और क्वेश्चन में एरिया दे रखा है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर, तो एरिया हो गया 5 सेंटीमीटर को मीटर बनेंगे 10 की पावर -4 करेंगे, नहीं ऊपर लेंथ रखना है, लेंथ मतलब हो गया 4 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर 10 की पावर -3, डिवाइड करेंगे किससे, एरिया से। एरिया कितना है क्वेश्चन में 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर 10 की पावर -4, और क्वेश्चन में टेम्परेचर डिफरेंस कितना लेना है 32। चलो इसको करते हैं, 4 से इसको कट कर दें, 8 आएगा, 8 इंटू 5 40 आएगा, 8 इंटू 5 40, 200 को 40 से करेंगे, ये आएगा 5, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, वैल्यू आ गई हमारी 5, इससे काटते हैं 12 आएगा, ऊपर आया हमारा 4.2 इंटू 10 की पावर 3 से -3 कैंसिल हो गया, 10 की पावर -4 ऊपर जाके 10 की पावर प्लस का 4 डिवाइड हो गया, यहाँ पर 12 इंटू 60, 12 इंटू 60 आ गया। अगर इसको कट करें तो ये दशमलव यहाँ से हटा दें तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये कट करेंगे 6 7 आ जाएगा, 7 है ना। तो देखो इसका पावर कैसे करेंगे, इसका दशमलव यहाँ से हटा दो तो 4.2 का एक यहाँ से 0 हट जाएगा, एक 0 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 42 इंटू 10 की पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 और हो गया, तो 10 की पावर 2, एक पावर इसका गया पॉइंट हटा के, और एक पावर यहाँ ऊपर जाएगा घट गया 10 की पावर 2, डिवाइड करेंगे 12 इंटू 6, 6 से कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा 700/12। तो इसको अगर करेंगे 58.33 आ जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहला आंसर यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर, मिनिमम नंबर ऑफ डिवीजन ऑन इट सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर। तो किसी स्क्रू गेज से 5 माइक्रोमीटर हमको मेजर करना है, 5 माइक्रोमीटर का मतलब मिनिमम हमको डायमीटर जो आया है वो 5 माइक्रोमीटर है, यानी ये हमारा लीस्ट काउंट की वैल्यू आई है। तो जो क्वेश्चन में लीस्ट काउंट है ये नहीं है, ये लीस्ट काउंट नहीं दिया, ये क्या दे रखा है 5 माइक्रोमीटर डायमीटर को मेजर करता है, तो मेजर करता है तो मिनिमम नंबर कितने होने चाहिए, तो मिनिमम नंबर के लिए ये जो रीडिंग दी है 5 माइक्रोमीटर डायमीटर, ये मिनिमम रीडिंग है, कितनी है 5 माइक्रोमीटर। तो लीस्ट काउंट यहाँ पर क्वेश्चन में है 5 माइक्रो यानी 10 की पावर -6 मीटर में हो गई। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में जो हमारा पिच है वो क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर है,
और क्वेश्चन में नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो ध्यान से, लीस्ट काउंट बराबर होता है पिच अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो सर्कुलर स्केल डिवीजन की मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो पिच यहाँ पर रखेंगे 1 और जो मिलीमीटर है तो 10 की पावर -3 करेंगे मीटर बदलने के लिए, और 5 × 10 की पावर -6 करेंगे। ऊपर जाएंगे तो ये 6 यानी 1000 बचेगा, डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर आएगा 200। क्वेश्चन नंबर 42, द टू ends of metal rod are maintained at a temperature 130 and 140, the rate of heat flow in the rod। देखो रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया के एच बराबर के ए डेल्टा थीटा बाई एल। अब क्वेश्चन में देखो सब कुछ रॉड का सेम है, केवल क्या चेंज हो रहा है, उसका टेम्परेचर डिफरेंस। तो पहले रॉड के लिए के का वैल्यू के, एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस पहले कितना था 140 माइनस 130, तो डिफरेंस आया 10 का। लेंथ यही रखो। इस समय हीट की जो वैल्यू आ रही है वो कितना है 12 जूल पर सेकेंड। तो एच डैश निकालेंगे तो के यही रखेंगे, ए यही रखेंगे। टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा 270 माइनस 260 डिवाइडेड बाई एल, है ना। तो ये डिफरेंस कितना आएगा 10। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड सेम हो गया, ये वैल्यू सेम हो गया, तो राइट साइड भी सेम हो जाएगा, आंसर 12 हो जाएगा। ऊपर की वैल्यू सेम है, ऊपर और नीचे एक साइड का वैल्यू सेम है, तो आंसर कितना आएगा 12। 43, टू वेक्टर आर सेड टू बी लाइक वेक्टर। दो वेक्टर को लाइक वेक्टर तब बोलेंगे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट नहीं होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। लाइक वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड और यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ डायरेक्शन सेम दिया है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंस है, सेम होता तो सही होता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। वेक्टर क्वांटिटी डू नॉट हैव स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये भी गलत है। वेक्टर जो होते हैं उनका स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है, दोनों स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन चौथा लगेगा। 44, फॉर ए कुकिंग द फूड को कुक करने के लिए हमें किस तरीके के बर्तन का यूज करना चाहिए। तो देखो हम चाहते हैं कि हमें समय कम लगे, टाइम क्या लगे, मिनिमम लगे, और खाना जो है वो जल्दी से पक जाए। तो खाना जल्दी बनाने के लिए हम लोग टाइम कम लगना चाहिए। टाइम उसका कम लगेगा जिसकी कंडक्टिविटी हाई हो। तो कंडक्टिविटी अगर हाई होगा तो हीट जल्दी से पहुंच जाएगी, और कंडक्टिविटी हाई होने के कारण गाना जल्दी बनेगा। तो कंडक्टिविटी हाई होना चाहिए। स्पेसिफिक हीट की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट होता है, अगर स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होगी तो हमें ज़्यादा समय तक गर्म करना पड़ेगा और वो उसका टेम्परेचर बहुत कम बढ़ेगा। स्पेसिफिक हीट अगर हम लोग कम रखेंगे तो जाके वो टाइम कम लगेगा। तो अगर ज़्यादा स्पेसिफिक हीट होगा तो उसको गर्म करने में हमको ज़्यादा समय लगेगा। तो इसका मतलब हमें वो बर्तन यूज करना चाहिए या वो हमें पॉट यूज करना चाहिए जिसका कंडक्टिविटी हाई हो, स्पेसिफिक हीट लो हो यानी कम हो। तो लो स्पेसिफिक हीट एंड हाई कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला करते हैं 45, सॉलिड क्यूब एंड सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मटेरियल हैव इक्वल सरफेस एरिया, बोथ आर एट द सेम टेम्परेचर, देन किसका रेट ऑफ कूलिंग ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ कूलिंग जिसको हम लोग बोलेंगे dt बाई डी स्मॉल टी, है ना। कैसे निकालेंगे, हम लोग फार्मूला पढ़ते हैं, Q बराबर क्या होता है mc डेल्टा टी, दोनों को डिवाइड करते हैं T से, तो ये हो जाएगा डेल्टा T, यानी dt बाई dt। यहाँ से देखो तो वैल्यू क्या आ जाएगी, dt बाई dt की वैल्यू 1/m इंटू सी dq बाई dt, यानी रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, मास, और मास होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम। अब वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, तो सॉलिड क्यूब और सॉलिड स्फीयर में जो सॉलिड स्फीयर है उसका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो स्फीयर ऑफ सॉलिड वॉल्यूम
इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम ज़्यादा, इसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा। तो ये क्या होगा, कम टाइम में वो जिसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा उसको कम समय लगेगा कूल करने में। तो द क्यूब कूल्स डाउन फास्टर देन द स्फीयर। तो वॉल्यूम जो है सॉलिड स्फीयर का ज़्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग किसका ज़्यादा होगा, क्यूब का। क्यूब जल्दी कूल करेगा। तो द स्फीयर कूल डाउन फास्टर देन द क्यूब, द क्यूब कूल डाउन फास्टर देन द स्फीयर। पहला आंसर होगा। तो 45 में जो आंसर आना चाहिए वो फर्स्ट ऑप्शन आना चाहिए। ठीक है, चलो अगला करते हैं। 46 ए बॉडी थ्रो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, इट पासेस फ्रॉम सेम हाइट एट 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इनिशियल वेलोसिटी। तो क्वेश्चन में एक मान लो बॉल है ऊपर की ओर फेंकी जा रही यू वेलोसिटी से, और ऊपर जब जा रही है तो एक पॉइंट को वो 2 बार क्रॉस करेगा। एक तो जाते समय और फिर जब लौटेगा तो फिर लौटते समय उसी पॉइंट को फिर से क्रॉस करेगा। तो जाते समय और लौटते समय इसी पॉइंट को क्रॉस करेगा। पहला टाइम है 4 सेकेंड और दूसरा समय कितना है 6 सेकेंड। क्वेश्चन में बताना है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी होता है 1/2 जी t1 प्लस t2, 1/2 जी की वैल्यू 10, t1 प्लस t2 की वैल्यू 4 प्लस 6, ये कितना हो जाएगा 10। तो इसको कट करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पर डायमेंशन लिखना है पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल को हम लोग W/Q से लिख सकते हैं। W मतलब एनर्जी, mL² T-2, Q बराबर होता है 80। तो डायमेंशन आ जाएगा mL² T-2 T-3 A-1 mL²। तो चेक करते हैं कहाँ पर है mL²। तो ये आंसर यहाँ पर होना चाहिए सेकेंड, mL² T-3 A-1। तो पोटेंशियल का P हो जाएगा, ठीक है ना। चलो चार्ज का क्या होता है 80, चार्ज का 80 हो तो 80 कहाँ पर दे रखा है R में। तो चार्ज का डायमेंशन R के बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल P के बराबर होगा। यानी A का P होना चाहिए। तो A का R दिया है, A का S गलत हो गया, A का P होगा। तो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो गया V/x। तो V की डायमेंशन हम लोग निकाल चुके हैं, mL² T-3 A-1 डिवाइड करेंगे L से। L ऊपर जाके ये हो जाएगा mL की पावर 1 T की पावर 3 A की पावर -1। तो यहाँ पर कुछ mL यहाँ पर 1 होना चाहिए, यहाँ पर m1L1 T-3 A-1। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का S होगा। और डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे P बराबर होता है Q इंटू L। Q की डायमेंशन 80 इंटू L, ATL। तो ATL कहाँ पर है Q। तो ये ऑप्शन बन जाएगा। तो 47 का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48। प्लैंक कांस्टेंट है सेम डायमेंशन। प्लैंक कांस्टेंट जो होता है वो एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन के बराबर होता है। प्लान से याद करेंगे, क्या डायमेंशन होगा mL² T-1, mL² T-1। चलो कहाँ पर ये डायमेंशन आएगी पहला चेक करते हैं। फोर्स इंटू टाइम, फोर्स की हो गई mL/T-2, टाइम हो गया t, तो t की पावर -3, तो ये तो गलत हो गया। फोर्स इंटू डिस्टेंस mL/T-2, डिस्टेंस हो गया l, तो mL² T-2, ये भी गलत हो गया। फोर्स इंटू स्पीड mL/T-2, स्पीड LT-1, mL² हो गया T-1 हो गया, mL² T-1 नहीं T-3 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। इसका देखो mL/T-2, डिस्टेंस हो गया l, टाइम हो गया t,
तो ये एल यहाँ पर एल स्क्वायर हो गया, टी यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मास ऑफ वाटर विच एब्जॉर्ब आर इमिट of the same amount of heat as the done by the body for the same rise or fall in temperature is known as water equivalent of body। तो वाटर इक्विवेलेंट वो होता है जब किसी बॉडी को, मान लेते हैं ये हमारा कोई बॉडी जिसका मास सेम है, इसको हम लोगों ने क्यू हीट दिया, क्यू हीट देने पे इसका टेम्परेचर चेंज हो गया डेल्टा थीटा, उतना ही अमाउंट अगर हम लोग मतलब अगर हम लोग ये वाटर रखें, उतना ही हीट वाटर को दें और उतना ही टेम्परेचर वाटर का चेंज कराएं, तो जो वाटर का अमाउंट होगा वही वाटर इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द बॉडी होगा। क्वेश्चन नंबर 50, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट है? तो लेफ्ट साइड के जीरो को ओपन जीरो नहीं काउंट करेंगे, राइट साइड को जीरो काउंट करेंगे। अगर दशमलव लगाएं तो 1 2 3 4 इसका सिग्निफिकेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ए चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंस यूनिट डज नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। यूनिट चेंज करने से हम लोग सिग्निफिकेंट के नंबर को चेंज नहीं करते, तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो ऑप्शन हो जाएगा, नहीं ऑप्शन हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट करेक्ट, चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ये था 1 से 50 तक पूरा पेपर। तो 1 से 50 तक में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करिएगा। अगर डिस्कशन अच्छा लगा है तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट करिए, और ऐसे ही बने रहिए, टेस्ट देते रहिए। थैंक यू सो मच।